चलिए नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ गुड डे। स्वागत है आप सबका अजय सर की क्लास में। बात कर रहे हैं हम टी वाई बी कॉम VNSGU में जो सिलेबस है उसमें मर्केंटाइल लॉ सब्जेक्ट की एमलो में प्रस्ताव और स्वीकार। यहाँ पर आगे हम करार के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रस्ताव और स्वीकार यानी कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव क्या है, स्वीकार क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब करार करता है, कोई दो व्यक्तियों के बीच करार होता है, तो करार होने से पहले प्रस्ताव और स्वीकार का कार्य किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा तो ही वो व्यक्ति उसका स्वीकार करेगा, और स्वीकार करेगा तभी दोनों के बीच यहाँ पर एक तरह से समझौता होगा। प्रस्ताव प्लस स्वीकार इज इक्वल टू समझौता, और समझौता प्लस कानूनी बल इज इक्वल टू होगा करार। परंतु करार होने से पहले दोनों पक्षकारों के बीच प्रस्ताव और स्वीकार का कार्य यानी कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है वो अपना स्कूटर दूसरी व्यक्ति को सेल करना चाहता है 10,000 रुपये में। ए व्यक्ति बी व्यक्ति को अपना स्कूटर 10,000 रुपये में सेल करना चाहता है, तो ए व्यक्ति जो है वो बी व्यक्ति को बताता है कि मैं 10,000 रुपये में अपना स्कूटर सेल करना चाहता हूँ या तो अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ। और जो बी व्यक्ति होता है, ए व्यक्ति बताता है बी व्यक्ति को, और बी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं आपका स्कूटर या आपकी बाइक 10,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रस्ताव और स्वीकार का कार्य हुआ। कैसे? ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कहा कि मैं अपना स्कूटर या अपनी बाइक 10,000 रुपये में सेल करना चाहता हूँ। तो वो एक तरह से उसने बी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा। बी व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं ये स्कूटर खरीदना चाहता हूँ 10,000 रुपये में। तो बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति के द्वारा रखा हुआ प्रस्ताव जो है वो स्वीकार किया, या तो हाँ, मैं आपका स्कूटर खरीदूँगा, मैं आपको 10,000 रुपये ऐसे ऐसे जो भी वो तय करता है वैसे दे दूँगा, ऐसा अगर कहता है तो वो दोनों के बीच एक तरह का समझौता हुआ। और जब भी समझौता होता है दोनों पक्षकार के बीच, तो समझौते को यहाँ पर कानूनी रक्षण अगर दिया जाए, यानी कि दोनों के बीच एक तरह से लिखित में समझौता किया जाए, तो वो करार कहलाता है। प्रस्ताव भारतीय करार धारा 1872 की धारा 2 पेटा धारा ए में प्रस्ताव की डेफिनेशन दी गई है। कैसी डेफिनेशन दी हुई है? जब कोई एक व्यक्ति, देखिए ये एकदम कानूनी रूप से पूरी डेफिनेशन है। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए या कुछ न करने से रोकने के लिए, कुछ करने के लिए या तो कुछ न करने से रोकने के लिए अपनी इच्छा जताता है। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए अपनी इच्छा जताता हो और उसका उद्देश्य वह दूसरी व्यक्ति की वह कार्य के लिए सहमति प्राप्त करना हो, तो वह व्यक्ति यहाँ पर प्रस्ताव पेश कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ करने के लिए या कुछ न करने के लिए अपनी इच्छा जताता है और उसका उद्देश्य दूसरी व्यक्ति के पास से उस कार्य के लिए सहमति प्राप्त करने का हो, तो वो एक तरह से प्रस्ताव रखा है, ऐसा कहा जाता है। दैट इज प्रस्ताव यानी प्रपोजल।
कोई एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के सामने यहाँ पर ऐसे प्रस्ताव रख सकता है। एक व्यक्ति ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो है वो दूसरी व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा जाहिर करता है, कुछ कार्य करने के लिए अपनी इच्छा बताता है या कुछ कार्य करने से सामने वाले व्यक्ति को रोकने के लिए उसकी इच्छा जताता है, तो ऐसी इच्छा जो है उसका उद्देश्य अगर दूसरी व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना होगा तो वो कहा जाएगा प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। प्रपोजल अत्यंत आवश्यक होता है। ये प्रस्ताव अत्यंत आवश्यक है करार के लिए। अगर किसी व्यक्ति को प्रस्ताव ही ना दिया जाए तो स्वीकार ही नहीं होगा, और स्वीकार ही नहीं होगा तो समझौता नहीं होगा, और समझौता नहीं होगा तो फिर दोनों के बीच यहाँ पर कोई भी करार उपस्थित होने वाला नहीं है। इसीलिए प्रस्ताव क्या है, तो जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए या न करने के लिए अपनी इच्छा जताता है और उसका उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति से उस कार्य के लिए सहमति प्राप्त करना हो, तो वो कहलाएगा प्रस्ताव। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक व्यक्ति जो है यहाँ पर अपने मित्र को, कोई एक व्यक्ति अपने मित्र को कहता है कि यार आज आपकी बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन यहाँ पर हम कहीं होटल्स में जाते हैं। तो वो मित्र कहता है कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम जाते हैं खाना खाने के लिए होटल में। तो वो यहाँ पर एक तरह से एक व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा था, दूसरे व्यक्ति ने वो प्रस्ताव का स्वीकार किया, तो ये यहाँ पर हो गया एक तरह से समझौता। परंतु इस समझौते के लिए, यहाँ पर इस समझौते के लिए कोई करार नहीं हुआ है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति जो होटल में ले जा रहा है वो व्यक्ति अगर बाद में मना कर दे कि नहीं हम आज नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर चलेगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक होता है उसमें कुछ अवेज होना। वो व्यक्ति तो यहाँ पर मुफ्त में खाना खाने के लिए जा रहा है, उसमें कहाँ से अवेज आएगा? नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर वो करार कहलाएगा नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, प्रस्ताव किसे कहा जाएगा या प्रस्ताव के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? करार के जैसे आवश्यक तत्व थे वैसे प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व में क्या क्या आता है, तो अलग अलग से ये 6 पॉइंट है। पहला है कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा ज़रूरी। दूसरा, प्रस्ताव मौखिक, लिखित एवं संज्ञा के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा, प्रस्ताव का संवहन जरूरी। चौथा, सामने वाले पक्षकार पर इनकार का बोझ नहीं ला सकते। पांचवा, सहमति प्राप्त करने का इरादा। और छठा, प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या सभी को हो सकता है। डिटेल में बात करें तो नंबर 1 पॉइंट पहला है कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा ज़रूरी। प्रस्ताव के लिए कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा ज़रूरी है। प्रस्ताव का इरादा यहाँ पर पक्षकार के बीच कानूनी संबंध स्थापित करने के लिए होना चाहिए, ये ज़रूरी है। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को भोजन के लिए, खाना खाने के लिए निमंत्रण देती है तो वो कानूनी रूप से प्रस्ताव नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें कोई भी अवेज नहीं होता है। यहाँ पर कानूनी संबंध स्थापित नहीं होते। उसी तरह अगर कोई पत्नी अपने पति के पास से घर खर्च के लिए कुछ रकम लेती होती है, अगर कोई पत्नी अपने पति के पास से घर खर्च के लिए कोई निश्चित रकम लेती होती है, तो यहाँ पर भी निश्चित रकम लेती है, तो यहाँ पर भी फिर भी वो प्रस्ताव नहीं है, वो समझौता नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ एक दोनों पक्षकारों का एक समझौता है जो आपस में ही एक ही घर में रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी कोई भी कानूनी समझौता नहीं होता है। अगर हाँ पति पत्नी दोनों अलग रहते हैं तो यहाँ पर कानूनी रूप से संबंध स्थापित होता है। अगर दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो फिर कानूनी संबंध स्थापित होता है। निश्चित रुपए हर वक्त उसे देने ही पड़ते हैं। परंतु अगर दोनों व्यक्ति एक ही घर में एक ही साथ में रहते हैं तो यहाँ पर
कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं होता है, कुछ निश्चित रकम देने के लिए कोई समझौता नहीं होता है, वो दोनों को आपस में मिलजुल कर बांट लेना होता है जो भी होता है। परंतु यहाँ पर याद रखिए, कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा ज़रूरी होना चाहिए प्रस्ताव में भी। अगर ये नहीं होगा तो प्रस्ताव किसी भी तरह से मान्य स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा है, प्रस्ताव मौखिक, लिखित एवं संज्ञा के द्वारा भी हो सकता है। प्रस्ताव लिखित, मौखिक और संज्ञा के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि हमने जैसे बात की थी करार में, करार लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, वैसे ही प्रस्ताव भी लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। मौखिक या लिखित प्रस्ताव हो तो वो स्पष्ट है, परंतु वर्तणुक के द्वारा यानी कि संज्ञा के द्वारा अगर कोई भी प्रस्ताव दिया जाए तो वो यहाँ पर कभी कभी स्पष्ट नहीं होता है, परंतु फिर भी वो यहाँ पर स्वीकार्य होता है। संज्ञा के द्वारा भी अगर कोई भी प्रस्ताव दे दिया जाए तो वो भी मान्य होता है, यानी कि प्रस्ताव लिखित, मौखिक और संज्ञा के द्वारा तीनों रूप से मान्य होता है। दुकान में जो भी बिक्री होती है उसमें ग्राहक जब भी माल खरीदता है तब वर्तणुक के द्वारा या तो संज्ञा के द्वारा भी माल खरीदने के लिए यहाँ पर वो प्रस्ताव दे सकता है। कभी कभी अपनी जो भी हाथ है वो जो होता है, हाथ के द्वारा वो बताता है इसकी प्राइस कितनी है, इसका कितना है, इसका कितना है, तो वो ऐसे ऐसे प्राइस पूछता है, तो वो भी एक तरह का प्रस्ताव ही होता है। व्यापारी यहाँ पर उसके रुपए स्वीकार कर सकता है। व्यापारी जो होता है वो यहाँ पर ग्राहकों को संज्ञा के द्वारा ही वस्तु की प्राइस भी दिखा देता है। उसके लिए यहाँ पर टैग भी लगा दिया होता है। टैग लगा दिया होता है तो लिखित है, अगर टैग नहीं लगाया हुआ है तो कभी मौखिक कह देता है, अगर मौखिक भी नहीं कहे तो कभी कभी हाथ के इशारों से भी कह देता है। 200 रुपये कहना है तो 2 उंगली दिखा देता है, 300 रुपये कहना है तो 3, ऐसे ऐसे यहाँ पर मौखिक प्राइस भी इशारों के द्वारा ही कही जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो व्यापारी यहाँ पर रुपए स्वीकार करता है। व्यापारी यहाँ पर वस्तु के रुपए ग्राहक के द्वारा कोई भी स्वीकार करे तो वो ग्राहक की प्रस्ताव का स्वीकार है, उसे वस्तु देनी पड़ती है। वैसे ही बस कंपनी भी निश्चित मार्ग पर अपनी बस चलाती होती है, तब यहाँ पर वो वर्तणुक के द्वारा ग्राहक को प्रस्ताव देती है। वर्तणुक के द्वारा उसे कह देती है आगे जाना है, इस ओर जाना है, और ऐसी परिस्थिति में ग्राहक अगर बस में बैठ जाता है तो वो भी एक तरह से प्रस्ताव जो है वो संज्ञा के द्वारा दिया हुआ प्रस्ताव है। यहाँ पर प्रस्ताव जो है लिखित, मौखिक दोनों तरह से हो सकते हैं, साथ में संज्ञा के द्वारा भी हो सकता है, यानी कि 3 तरह से हो सकता है। तीसरा है, प्रस्ताव का संवहन जरूरी। प्रस्ताव का संवहन जरूरी। संवहन यानी सामने वाले पक्षकार को उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रस्ताव का संवहन जरूरी है। प्रस्ताव की जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो सामने वाले पक्षकार को मिलना ज़रूरी है। प्रस्ताव का संवहन होना ज़रूरी है। उसके बिना प्रस्ताव का स्वीकार नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की जानकारी के बिना उसका स्वीकार कैसे कर सकती है? आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, प्रस्ताव की जानकारी के बिना उसका स्वीकार कभी भी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति ने यानी कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को अपने खोए हुए सन को ढूंढने के लिए, अपने पुत्र को ढूंढने के लिए भेजा। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को अपने खोए हुए पुत्र को ढूंढने के लिए भेजा। बाद में ए व्यक्ति जो है उसने अपने जो भी पुत्र की जानकारी मिल गई उसके लिए पुरस्कार भी जाहिर किया। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को भेजा कि जाओ मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ। बाद में ए व्यक्ति जो है उसने अपने पुत्र को जो भी ढूंढ कर लाए, खोज कर लाए, उससे पुरस्कार के रूप में इनाम घोषित किया। ए व्यक्ति जो है उसने यहाँ पर इनाम घोषित किया, परंतु बी व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं है। अब बी व्यक्ति ए व्यक्ति के पुत्र को ढूंढ कर लाता है
और ए व्यक्ति को सौंपता है, परंतु उसे जानकारी नहीं थी इनाम की, यहाँ पर उसे कोई भी जानकारी नहीं थी, तो ऐसी परिस्थिति में अदालत ने यहाँ पर ऐसा तय किया है कि बी व्यक्ति को पुरस्कार नहीं मिल सकता, इनाम नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे तो उसके बारे में कुछ पता था ही नहीं। भले ही ए व्यक्ति ने यहाँ पर इनाम घोषित किया है, परंतु बी व्यक्ति को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो इनाम प्राप्त करने के लिए हकदार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी आपके लिए जानकारी रखना ज़रूरी है, संवहन ज़रूरी, दोनों पक्षकार को ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सामने वाले पक्षकार पर इनकार का बोझ नहीं ला सकते। सामने वाले पक्षकार पर इनकार का बोझ कभी भी नहीं ला सकते। उसमें अगर बात करनी है तो ये सा हम लिख सकते हैं कि प्रस्ताव जो है उसके इनकार के लिए किसी भी व्यक्ति पर हम बोझ नहीं ला सकते। कोई भी व्यक्ति अगर प्रस्ताव का स्वीकार नहीं करता है तो उसकी मर्जी है, हम उस पर फोर्स नहीं ला सकते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकती कि अगर निश्चित मुद्दत के अंदर प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किया जाएगा तो उसने प्रस्ताव स्वीकार लिया है, ऐसा कहा जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति को कभी भी नहीं कह सकते। निश्चित समय के अंदर अगर आप उसका स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रस्ताव का आपने स्वीकार कर लिया है ऐसा हम मान लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता। वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक तरह से प्रेशर होगा। प्रेशर यहाँ पर ऐसे नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रस्ताव में सामने वाले पक्षकार का मौन जो है, सामने वाला पक्षकार की तरफ से कोई भी रिप्लाई ना आए, उसे यहाँ पर मान लिया जाएगा, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और सामने वाले व्यक्ति का मौन होगा तो मान लिया जाएगा कि वो मौन रहता है तो उसने प्रस्ताव स्वीकार लिया है, ये कभी भी मान्य नहीं होगा। यानी कि कानूनी रूप से प्रस्ताव जो है वो स्वीकार होना ज़रूरी है, जोर ज़बरदस्ती से स्वीकार करवाना ज़रूरी नहीं है, ये कानूनी रूप से मान्य भी नहीं होगा। फिर से बात कर लेते हैं प्रस्ताव के आवश्यक तत्व के बारे में। कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा ज़रूरी। दूसरा है प्रस्ताव मौखिक, लिखित या संज्ञा के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा है प्रस्ताव का संवहन ज़रूरी। चौथा है सामने वाले पक्षकार पर इनकार का बोझ नहीं लाद सकते। और पांचवा जो है वो है सहमति प्राप्त करने का इरादा। कोई भी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा तो प्रस्ताव रखने के बाद उसके पास से यहाँ पर इरादा प्राप्त करने का ही सहमति प्राप्त करने का ही इरादा होना ज़रूरी है। सामने वाले व्यक्ति को हमने प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव रखने के बाद यहाँ पर हमारा इरादा वही होना चाहिए कि वो प्रस्ताव का स्वीकार करे। उसके पास प्रस्ताव का स्वीकार न करवाने का ही हमारा पहले से इरादा हो तो वो मान्य नहीं होगा। सामने वाली व्यक्ति जो है वो प्रस्ताव का स्वीकार करे, यही हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ज़रूरी है। सिर्फ प्रस्ताव रखने का ही अपना इरादा नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव रखने से ही ये प्रस्ताव मान्य नहीं होगा, प्रस्ताव रखने के बाद उसका स्वीकार करना भी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपने मित्र मंडल में, अपने मित्र वर्तुल में ऐसी बात करता है कि उसका विचार अपने मकान को 2 लाख रुपए में बेचने का है। कोई व्यक्ति अपना प्रस्ताव रखता है कि वो 2 लाख रुपए में अपना जो एक सिंगल रूम है वो सेल करना चाहता है, ऐसा वो प्रस्ताव रखे, तो यहाँ पर उसका इरादा जो है सामने वाली व्यक्ति के पास से सहमति प्राप्त करने का नहीं है। वो सिर्फ अपना विचार यहाँ पर जाहिर कर रहा है सामने वालों के पास। यहाँ पर उसका कोई इरादा नहीं है कि वो अपना मकान सेल करना चाहता है, इसीलिए वो प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। अगर वो कहेगा कि हाँ मैं मेरा मकान 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो वो प्रस्ताव है। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना मकान 2 लाख में बेच दूँ, सोच रहा हूँ, तो वो यहाँ पर प्रस्ताव नहीं है, याद रखिए। और लास्ट वन पॉइंट, यहाँ पर प्रस्ताव जो है निश्चित व्यक्ति का या सभी को हो सकता है। प्रस्ताव कोई एक व्यक्ति को, प्रस्ताव कोई 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को, या तो पूरे एक ग्रुप को, या तो पूरे समाज को भी प्रस्ताव दे दिया जा सकता है। प्रस्ताव दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, या तो जो निश्चित व्यक्ति होते हैं उसको भी दे दिया जा सकता है।
फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति अपनी मोटर कार जो है वो 2 लाख रुपए में सेल करना चाहता है, तो उसका प्रस्ताव वो बी व्यक्ति के समक्ष रखता है। ए व्यक्ति अपना प्रस्ताव, मोटर कार सेल करने का प्रस्ताव बी व्यक्ति के सामने रखता है। बी व्यक्ति के सामने अगर वो प्रस्ताव रखता है तो वो निश्चित व्यक्ति के सामने उसने प्रस्ताव रखा है ऐसा कहा जाएगा। परंतु अगर वो व्यक्ति यहाँ पर अपनी जो मोटर कार है उसके लिए जाहिरात देगा, एडवर्टाइजमेंट देगा न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो उसने या तो सोशल मीडिया में, तो उसने जाहिर जनता को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को ये प्रस्ताव दिया है कि वो अपनी कार इतने में सेल करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति वो कार खरीदने के लिए यहाँ पर व्यक्ति का संपर्क कर सकती है। तो वो यहाँ पर सभी व्यक्ति के लिए किया हुआ एक तरह का प्रस्ताव कहा जाएगा। यहाँ पर प्रस्ताव ऐसे भी हो सकते हैं जो निश्चित व्यक्ति को या पूरे समाज के लिए भी हो सकता है। चलिए, इस लेक्चर में अभी फ़िलहाल के लिए इतनी ही बात करनी है। ये पॉइंट हमने देखे कौन कौन से आज हमने बात किया। तो आज हमने बात किया प्रस्ताव और स्वीकार में, यानी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में प्रस्ताव की डेफिनेशंस के बारे में। उसके बाद बात किया प्रस्ताव के आवश्यक तत्व के बारे में। प्रस्ताव के आवश्यक तत्व में कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा ज़रूरी। दूसरा, प्रस्ताव मौखिक, लिखित एवं संज्ञा के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा, प्रस्ताव का संवहन जरूरी। चौथा, सामने वाले पक्षकार पर इनकार का बोझ नहीं लाद सकते। और पांचवा, सहमति प्राप्त करने का इरादा। और छठा, प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या सभी को हो सकता है। प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या सभी को हो सकता है। ये भी एक अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण टोटल पॉइंट्स जो 6 पॉइंट है, एग्जाम में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। प्रस्ताव का अर्थ दीजिए और प्रस्ताव के आवश्यक तत्व समझाइए, तो आपको ये लिखना होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरीज है तो आप कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रस्ताव कैसे रद्द किया जा सकता है उसके बारे में। प्रस्ताव कैसे रद्द किया जा सकता है उसके बारे में आपकी कमेंट्स यहाँ पर आवकार्य है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्र वर्तुल में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि उसके लिए भी काम में आ सकता है। ओके, चलिए, हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी कलरफुल डे। बहुत अच्छा हो आपके लिए ये दिन। चलिए, इसी के साथ लेक्चर का पूर्णाहुति करते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे प्रस्ताव कैसे रद्द किया जा सकता है उसके बारे में। थैंक यू।